अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन जो सुबह दिया था, उसके आंसर देखें कितने सही हुए थे? अच्छा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. So, Jai Hind everyone, welcome back to the podcast. Let's start our daily current affairs. Now we have near about 9 topics that we are going to discuss one by one. The first topic, we have the digital platform driven by the drone mapping. And for what? Solar power scheme को improve करने के लिए we are going to use all this thing. Okay. So here we will study the solar power scheme. This will be for the environment. क्योंकि CO2 reduce होने के लिए हम solar power use कर रहे हैं, renewable energy. And then science and technology, क्योंकि drone का use है for the mapping and digital platform का science and tech में आएगा ना. Science and tech में तो ये दोनों आएगा, digital platform and the drone. Then we will study that the grant of the first citizenship under the CAA in Assam triggered the protest. अभी हम लोग citizenship continuously पढ़ रहे हैं. What is the reason, क्या इसके provision है, तो that will be for the revision again. Then we will see that the Congress leader object to the student in the Savarkar's T-sword. सावरकर को लेके काफी डिबेट रहता है कि हाउ ही शुड बी ट्रीटेड, एज ए पैट्रियट देशभक्त हैं या एज ए मीन्स सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स और द डिवाइडर ऑफ द सोसाइटी. तो हम न्यूट्रल होके वी विल स्टडी दैट बोथ एस्पेक्ट कि जो सपोर्ट करते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर बहुत हाई कैटेगरी में करते हैं, जैसे राइट विंग पार्टीज बीजेपी एंड अदर पार्टीज, लेकिन कुछ लोग हैं जो लेफ्ट की पार्टीज हैं वो मानती हैं कि सावरकर इज नॉट दैट मच डेडिकेटेड टू द कंट्री एज कंपेयर टू द डेडिकेटेड टू द ब्रिटिशर्स. ऐसा हम देखेंगे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा. देन वी विल सी दैट द डेथ ऑफ द डिस्चार्ज पैटेंट लिंचिंग. ट्राइबल एरिया में दिक्कत ये है कि वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाने को नहीं है, और खाने को नहीं है तो काफ़ी वीकनेस है बच्चों में, और उसके कारण बीमारी होती है. अब बीमारी होती है तो लोगों के पास जब पैसे नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे पैसे देने के लिए, अगर नहीं है तो वापस घर लेके आते हैं, और घर लाके क्या करते हैं, वो जादू टोना करने की कोशिश करते हैं और इसमें डेथ हो जाती है. तो ये केस है गढ़चिरौली एक जगह महाराष्ट्र में है. वहाँ एक बच्चा था, हॉस्पिटल में था, फिर उसका तबीयत सही नहीं हो रहा था, माँ बाप हॉस्पिटल का पैसे नहीं दे पा रहे थे, फिर घर पे लेके आए. घर पे लेके आए तो जो दो मैजिशियन जो जादू टोना नहीं करते हैं, वो जादू टोना करे, उसका डेथ हो गया. फिर लोगों को गुस्सा आया कि ये दोनों कुछ मतलब वो जादू टोना इनका सही नहीं है, तो उनको उन लोगों ने मार मार के मार डाला, उन दोनों का भी डेथ हो गया, जला दिया जिंदा. दैट इज द केस. तो इसको देखेंगे. देन वी विल सी दैट द डेंगू कंट्रोल. डेंगू कैसे होता है? मच्छर काटने से. तो वो मच्छरों को कम कैसे करें, उनको वोल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एक दूसरा मॉस्किटो है, उससे रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है. तो ये हम देखेंगे डेंगू का हम क्या सोल्यूशन चाहते हैं. देन वी विल सी दैट द एन ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल टू द फोकस ऑन द वेलफेयर. यहाँ पे हम पूरा न्यूज आर्टिकल है दैट इज डिस्कसिंग दैट द जो बजट में हमारे प्रोविजन है, जो बजट में फंडिंग है, वो कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं. सिर्फ हेल्थ को छोड़ के मैक्सिमम एरिया में कम हुआ है. तो उस एनालिसिस को एक बार देखते हैं. Then in the last we will see that the reshape of the governance structure in AI companies. AI कंपनीज के साथ बहुत से इशू हैं कि उनका सबसे बड़ा इशू क्या है कि प्राइवेसी को लेके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और ये सब क्या करते हैं, आपका डेटा लेते हैं और डेटा लेके वो जो भी जनरेट करते हैं अपना रिप्लाई और जो भी प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका पर्सनल डेटा जाता है, आपका मेरा पर्सनल डेटा लेके जाते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के चांसेज है. तो थोड़ा सा इसको भी देखेंगे. देन वी विल सी दैट अभी 14 अगस्त को जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है. तो जापान का जो पार्लियामेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे. एंड इन द लास्ट वी विल सी दैट हाउ कैन द ट्रैफिक विच कॉज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल. जो इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उससे भी जो एयर पोल्यूशन है काफ़ी हाई अमाउंट में होता है, कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए वी विल बी डिस्कसिंग. दैट इज द मेन थिंग. दिस इज पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. पहला स्टार्ट करें ऑन द फ्रंट पेज. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें सिविल लॉ लाना है, सेक्युलर लॉ लाना है और सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है. हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पढ़ रहे थे ना बीच में, क्या पढ़ रहे थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड. आपने पूछा भी था पर्सनल लॉ,
जो डिफरेंट है। अभी गोवा में पहली बार था, गोवा के बाद किसने लाया था? उत्तराखंड ने। तो इस पे डिबेट चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे लाना चाहिए, पूरा एक सबके लिए हो। तो उस पर डिबेट चला। किस आर्टिकल में हम लोग पढ़े थे? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल था? व्हाट वाज द आर्टिकल नंबर? आर्टिकल 44 था, डीपीएसपी में था, यही था ना? तो दैट वाज आर्टिकल 44। ओके, सो आर्टिकल 44 एक बार लिख लीजिएगा, ये 44 था जिसमें ये था आर्टिकल 44, ARTICLE आर्टिकल 44। अभी कोलकाता में रेप केस और मर्डर केस एक डॉक्टर का आया है, जिसमें काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है कि लोगों को जो पॉलिटिशियन है वो बचाना चाह रहे हैं, उसको लेके काफ़ी हो हल्ला है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। कल आपने नहीं देखा होगा, कई लोगों ने स्टेटस लगाया था कि, अच्छा नहीं देखा, कई लोगों ने स्टेटस लगाया था कि क्या फ़ायदा स्वतंत्रता का, 78 साल 75 साल आप मना रहे हैं, लेकिन अभी भी वीमेंस सेफ नहीं है, अकेले रात में जॉब करने नहीं जा सकती, सड़क पर नहीं जा सकती। तो ऐसे फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का क्या फायदा है? तो वो डिबेट कंटिन्यूअसली चल रहा था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज बांग्लादेश में जो चल रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी है शेख हसीना, अभी इंडिया में आई हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। और उन्हीं के पिताजी के खिलाफ कल उनके पिताजी का असैसिनेशन हुआ था, तो वहां पे लोग उनके घर के सामने पिकेट कर देते। पिकेट का मतलब प्रोटेस्ट करना, घर के बाहर नहीं धरना देना, उसको पिकेट कहते हैं। PI कहाँ का? पिकेट, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब हत्या करना। असैसिनेशन किसी को मार देना। असैसिनेशन नहीं कहते कि असैसिन कर दिया, मारना, जान से मारना, हत्या। इसका मतलब हिंदी में हत्या हुआ। क्लियर हो रहा है? हाउ वाज योर तबीयत कैसा है? तो यू आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सी इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द फीवर। लग रहा है बारिश के कारण समथिंग इज हैपनिंग। अभी तो ठीक है ना? यू शुड टेक द वार्म वाटर इन बिटवीन इफ यू फील समथिंग। तो यू शुड आल्सो टेक द वार्म वाटर, कि बीच में अगर खांसी आए तो। अच्छा, गर्म पानी, यस। तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का कहानी पता है? व्हाट इज दैट? ये शेख हसीना के पिताजी थे, इतना तो पता होगा ना, जो अभी इंडिया में है। और इन्होंने बांग्लादेश के सेपरेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इनको बंग बंधु भी कहते हैं, बंग बंधु, आप लिख लीजिए बंग बंधु। जैसे गांधी जी को बापू कहते हैं ना, इनको वहां पे ऑनर देके लोग बंग बंधु कहते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए, इंडिया में हमने दोनों एक साथ आजाद हुए, सबको पता है, ठीक है। एक दिन आगे पीछे का था, 14 अगस्त को वो लोग आजादी दे दी गई, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया। तो हम लोगों ने 1950 तक लिख के डिक्लेयर कर दिया। वो लोग 56 तक लिखते रह गए, और 56 तक लिखने के बाद भी उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दिक्कत है ना कि उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ आप पाते हैं मेहनत करके तो लोग इज्जत करते हैं। जैसे इंडिया का जो हमने फ्रीडम पाया तो लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, एक बहुत बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने सच में देश के सामने एक पिक्चर रखा कि ऐसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए। पाकिस्तान का जो जिन्ना थे, ऐसा तो था व्यक्तित्व नहीं कि कुछ अहिंसा उहिंसा की बात, वो लड़ उड़ के गए ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। तो अगर किसी देश के पास एक अच्छा आइडेंटिटिकल लीडर नहीं होता ना, जिसका कुछ गुण लोग देख के सीखे, तो वो हमेशा क्राइसिस में रहता है। कोई भी देश हो उसका, जैसे यूएस का है तो कहीं ना कहीं उनके फ्रीडम फाइटर्स थे बहुत से, लिंकन या जो भी वाशिंगटन, तो बहुत से उनके भी हैं। इंडिया में भी काफी एग्जाम्पल्स हैं, और भी देशों में है जहां जहां ये सब होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्राइसिस है कि उनका कोई नेशनल लीडर नहीं है जिसे लोग एक इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ फॉलो कर सके। दैट इज द मेन थिंग, और वो हमेशा क्राइसिस में रहते हैं। तो वो 1956 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखते रह गए, और लिख के जब डिक्लेयर किया तो एक्सेप्ट नहीं किया। तब तक आर्मी का रूल था। पहली बार वहां इलेक्शन हुआ था 1970 में। सोचिए 20 साल लग गया उनको पहला इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन कराने में। वो आर्मी ही रूल कर रही थी, एक दूसरे का विरोध कब्जा कर ले रहे थे। अब वहां पे जो मुजीबुर रहमान थे, अब वहां पे था कि आर्मी अपना सब कुछ वेस्ट, 2
पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश जो अभी है वो ईस्ट पाकिस्तान था, दोनों पाकिस्तान का ही पार्ट था। मैक्सिमम डोमिनेशन वेस्ट पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के जितने भी आदमी थे, लेकिन आजादी ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान की थी जो अब बांग्लादेश है। ठीक है, अब वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि हम इसको चलाएं अपने अनुसार, होता है ना कि इम्पोज कर दें अपना उर्दू, अपना जो भी उनका कल्चर है, अलग अलग कल्चर थे ना, भले रिलीजन एक था, रिलीजन एक होने के बाद भी कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, लोगों का पहनावा अलग, लोगों का बोलने का तरीका अलग, लेकिन रिलीजन सेम था। आर यू गेटिंग ना? तो ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान इम्पोज करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मुजबीर रहमान वो थे बांग्लादेश के, दिस ईस्ट पाकिस्तान, तो वो अपने जो लैंग्वेज था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, उसको लेके वो कंटिन्यूअसली अपना कैंपेन करते रहते थे। अब 1970 में जब इलेक्शन हुआ, टोटल सीट जो पाकिस्तान की थी वो 300 थी। 300 में नियर अबाउट 162 सीट के आसपास, एग्जैक्ट 162 या 168 है, मैं भूल रहा हूँ, 100 इतना के पास, 60 के पास ईस्ट पाकिस्तान के पास थी, और 100 बच्चे, जो 100 कितना बचा है, 138 बचा ना, 138 और 132 जो भी था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अनुसार ईस्ट पाकिस्तान के पास थी, बांग्लादेश के पास थी। ठीक है, अब जब इलेक्शन 1970 का जब हो रहा था, तो जो मुजबीर रहमान थे वो अपने कुछ प्रपोजल के साथ लड़ रहे थे कि हमें ये चाहिए ईस्ट पाकिस्तान के लिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें डिसीजन मेकिंग पावर ग्राउंड लेवल पे चाहिए, आप ऊपर से रूल नहीं चलाएं। जैसे इंडिया में क्या है, 3 लेयर्स पे है गवर्नमेंट, मोदी जी हैं, फिर हमारे योगी जी हैं, और फिर नीचे हम लोग के ग्राम पंचायत और काउंसिलर, चेयरमैन लोग होते हैं, 3 लेयर पे करते हैं। वैसा ही डिमांड वहां पे भी था कि ऑटोनॉमी जिससे ज्यादा दीजिए। जैसे हम लोग इंडिया में भी कई स्टेट है उनको ऑटोनॉमी ज्यादा दी है, जैसे नागालैंड हो गया, और भी ट्राइबल एरिया हो गए, जैसे कश्मीर को दिया था, अभी हमने उसको रिपील कर दिया, जहां जहां हमें मतभेद था हमने दे दिया था। ये एक तरीके से होता है कि देश को एकजुट रहने के लिए थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वही कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो 1970 का जब इलेक्शन हुआ, मुजबीर रहमान ऑटोनॉमी के नाम पे लड़ रहे थे, और उनको नियर अबाउट 168 सीट मिला, जितना भी ईस्ट पाकिस्तान में था मैक्सिमम सीट इनको मिल गया। बेनजीर भुट्टो के पिताजी का नाम था, कौन भुट्टो, सम भुट्टो थे, आई फॉरगेट द नेम, वो लड़ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो अभी जो लड़ती हैं उनके पिताजी के, वो उस समय थे, आई फॉरगेट द नेम, कोई भुट्टो थे। ठीक है, तो वो थे वेस्ट पाकिस्तान से, उनको नियर अबाउट 80 सीट मिला था, और वो वहां के लीडर थे। वेस्ट पाकिस्तान में कई पार्टियां थी, ईस्ट पाकिस्तान में मुजबीर रहमान डोमिनेंट थे और वो जीत गए इतनी सीटें। तब गवर्नमेंट तो इनको बनना चाहिए ना, 151 के बाद मेजोरिटी तो इनका हो गया, लेकिन डोमिनेंस था वेस्ट पाकिस्तान का, आर्मी पे उनका कैप्चर था, सब चीज उनका था, तो वो नहीं चाहते थे कि इनको दिया जाए। वो कह रहे, अब जो भुट्टो थे वो कह रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान में तो आपको एक भी सीट नहीं मिला, ईस्ट पाकिस्तान का सारा सीट मिल गया था मुजबीर रहमान को, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि इधर हम उधर तुम, मतलब इधर मैं रूल करूं उधर तुम। वो मुजबीर रहमान पहले 2 डिवीजन की बात नहीं कर रहे थे, डिवीजन की बात कौन स्टार्ट किया, भुट्टो ने। अब उसी के बाद सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और मुक्ति वाहिनी बनी, फिर उन पे आरोप लगाया जा रहा था कि इंडिया के साथ सीक्रेट बातें चल रही है ऑफिशियल के साथ, इंडिया का सपोर्ट था, इंडिया सपोर्ट किया भी था। ठीक है, तो बांग्लादेश डिवाइड हो गया, मुजबीर रहमान बन गए। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी 2 तरीके के लोग थे, एक थे जो सेपरेट बांग्लादेश की बात कर रहे थे, एक पाकिस्तान के साथ रहने की बात कर रहे थे। जो कट्टर मुस्लिम थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे, और जो लिबरल मुस्लिम थे, जैसे आवामी लीग का इनका गवर्नमेंट था, वो चाहते थे कि सेपरेट देश बन जाए और हमारी बंगाली जो हमारी लैंग्वेज है, अस्मिता है, उसको बचाया जा सके। दैट वाज द मेन थिंग, और उसी अनुसार बचा। 1975 में आते आते इनको भी मार दिया गया, जो मुजबीर रहमान को, क्योंकि जो कट्टरवादी थे जो चाहते थे पाकिस्तान के साथ रहे, तो वो कैप्चर कर लिए, बाद में आर्मी कैप्चर कर ली। दैट इज द मेन थिंग पाकिस्तान का। ठीक है, अब पाकिस्तान में ये जो 2 पार्टीज हैं, जो कट्टर थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनके अभी खलीदा जिया हैं, अब उन्हीं की सरकार बनने के चांसेस है, और जो लिबरल थे वो आवामी लीग, शेख हसीना, इनके मुजबीर रहमान की बेटी, जो अभी इंडिया में है। क्लियर हो रहा है, वो इंडिया में थी तो बच गई, पूरे फैमिली को मार दिया था
पूरा, ठीक है। दैट वाज द केस। समझ में आ रहा है बांग्लादेश का क्या क्राइसिस है। तो वो हमेशा दो पार्टियां लड़ती रहती थी। अभी शेख हसीना थी तो जो पार्टी आती है वो अपने अपोनेंट्स को थोड़ा भी फ्रीडम नहीं देती। जैसे हमारे इंडिया में है बीजेपी या कांग्रेस आई, ये नहीं उठा के गोली मारना, ये सब डिसअपियर करना स्टार्ट करते हैं। होता है, विरोध होता है, लेकिन फिर भी एक लिमिट में होता है, क्रॉस नहीं होता है। क्रॉस होता है तो लोग हरा देते हैं, मैक्सिमम चीजें पार्टी बदल जाती है, पार्टी टू द पावर बदल जाती है, यही होता है। लेकिन डिसअपियरेंस का केसेस इंडिया में नहीं है। इंडिया में है कि क्रिटिसिज्म हाथ हो जाएगा। पहले तो और अच्छा था, पहले तो एक दूसरे का बड़ा रिस्पेक्ट भी करते थे। अभी 10 सालों से रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो गया। पहले तो अपोजिशन के लीडर बहुत एक दूसरे को ऐसा नहीं था कि एकदम फूटी आंखों से देखते थे। वो पार्लियामेंट में भले बहस कर रहे हैं, बाहर उनमें यारी दोस्ती थी, चाय पीना वही पीना। अभी तो बहुत ज्यादा जो डिवाइड है वो होने लगा है। ओके, पर्सनल नहीं होता है पॉलिटिक्स से। जो हमेशा पब्लिक में आप भले अपोनेंट्स है, पर्सनली थोड़ी दुश्मनी होता है। जैसे एक केस बता रहा हूँ कि 1991 में जब पीवी नरसिंह महाराव का गवर्नमेंट था, अटल बिहारी उस समय अपोजिशन में थे, तो गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव बना के पीवी नरसिंह राव अटल बिहारी को भेजते थे विदेशों में। तो लोग थोड़े से सरप्राइज हो जाते थे, अरे ये अपोजिशन हो गया, गवर्नमेंट का कैसे रिप्रेजेंटेटिव आ गया। ऐसा आप देखिएगा इंडिया में ये बहुत चला है। इंडिया का जो पहला गवर्नमेंट नेहरू ने भी बनाया था, तो उस समय अंबेडकर नेहरू के बहुत विरोधी थे, फिर भी गवर्नमेंट में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ से थे जो आरएसएस की सपोर्टर थी, वो भी गवर्नमेंट में थे। ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बहुत, मतलब मिक्स करके। तो ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे है बांग्लादेश में कि वो एक दूसरे को जान से मारने पे आ जाते हैं। अभी देख रही हैं कुछ कुछ ऐसा किसी किसी स्टेट में इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे त्रिपुरा का हाल इस समय बहुत खराब है, वेस्ट बंगाल में काफी लड़ाइयाँ चल रही हैं दो पार्टियों के बीच में। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। डेमोक्रेसी है कि आप बातों से हराते, आप अपने पॉलिसी से डिस्कस करें, एक दूसरे को जान लेके। ये वाली पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर द एनी सोसाइटी। तो वहां पे ये ऐसा था कि जो पार्टी आती थी, जैसा अभी कल का न्यूज़पेपर में था कि जब शेख हसीना का गवर्नमेंट आया तो कुछ नहीं तो 10 साल में, 15 साल से ये गवर्नमेंट में थी, 800 लोग डिसअपियर हो गए थे, इनके अपोनेंट्स थे। कुछ कुछ को छोड़ा जाता है, ले जाके कहीं एकदम आयना घर रखा जाता था। आयना घर एक बनाई थी कि उसमें गायब करके ले जाके उसमें रख देती थी। वो आदमी सिर्फ अपना ही शीशे में शक्ल देखता था और किसी का नहीं देख पाता था। 10-10, 12-12 साल से लोग जेल में थे। अभी जब ये मूवमेंट हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, तब अब छूट के आ रहे हैं। तो वो अब रियलिटी बता रहे थे। बताया जाता था कि वो भाग गए, वेस्ट एशिया जा रहे थे तो डूब के मर गए समंदर में। लेकिन वो गवर्नमेंट के ही लोग करवाए थे, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने छूट के आए हैं, वो अपना बयान दिए हैं। अभी कल के पेपर में एक इंटरव्यू है, तो वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो दैट इज द केस। बांग्लादेश में ये है कि जो भी पार्टी आती है अपोनेंट्स के एकदम पीछे पड़ जाती है। इलेक्शन के दम पे चीजें नहीं हो पाती। एक बार पार्टी में अगर पावर में आ गए तो वो सोचते हैं कि हमेशा ही बने रहें, कोई और नहीं आए। दैट इज द मेन थिंग इन द बांग्लादेश। समझ में आ रही है ये चीजें? तो वही यहाँ पे हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्रिवन बाय द ड्रोन मैपिंग टू रिवाइव द सोलर पावर प्रोग्राम। यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को आपको मिल रही है? एक चीज है, ये किस किस पार्ट में आ सकता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3, एंड सोलर पावर स्कीम, इन्वायरमेंट। सोलर पावर से क्या करेंगे हम? CO2 कम करेंगे, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो हम सही करेंगे। यही मेन एम है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि अभी हमारा जो गवर्नमेंट का मेन जो प्रोग्राम चला रहे हैं, PM कुसुम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान मिशन, कुछ ऐसे इसका नाम है, कुसुम। ओके, एक बार इसका, अच्छा यहाँ पे नहीं, पिछले क्लास में है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, यहाँ पे नीचे लिखा है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। मिशन मीन्स महाभियान। ओके, दैट इज द मेन थिंग। अब इसके अंडर में हम क्या चाहते हैं कि पावर प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, दैट इज 100 गीगावाट। एंड देन वी ऑल्सो वांट टू ब्रिंग द सोलर पंप। डायरेक्ट हम जो पंप लगाते हैं खेत में जिससे इरिगेशन होता है, वो हम सोलर एनर्जी से ही सब कुछ करें। तो सोलर पंप नियर अबाउट वी वांट टू ब्रिंग द 14 लाख। एंड ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रिड कनेक्टिविटी का मतलब आपका जब सोलर पावर पैनल है तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी बहुत लो होगा। तो ज्यादा हो तो ग्रिड से कनेक्टेड होगा, तो जाके स्टोर हो जाएगा और बाद में जब आपको जरूरत होगी तो उसी ग्रिड से आपको मिल जाएगा। दिस इज फॉर द ये परमानेंट कंटिन्यूटी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, फ्लक्चुएशन लो करने का ये मेथड है।
क्लियर हो रहा है? लेकिन गवर्नमेंट इतना खर्चा करने के बाद भी जो हमारा अचीवमेंट है बहुत लो है। देखिए हम कर रहे हैं 100 गीगावाट, अचीवमेंट कितना है? बाय द जून 256 मेगावाट है, अभी गीगावाट में भी नहीं जा रहा है। 1 गीगावाट में कितना मेगावाट होता है? 1000। आप समझ रहे हैं कितना हम लोग कम पे हैं। आप ये देखिए कि दिस इज द जो हम पंप है, द पंप इज जस्ट नियर अबाउट इतना सोलर हैव बीन इंस्टॉल्ड। आप समझ रहे हैं, 1000 में, हमारे यहाँ लाखों में बात करें, 14 लाख 35 लाख, ये सब चीजें बहुत कम है। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इसको बढ़ाती जा रही है डेट। 2022 में इसका एम था, 2019 में स्टार्ट किए थे, 22, 23, 24, 25 सब कह रहे हैं, 2026 तक का एम हम लोग कर रहे हैं। ओके, दैट इज द मेन थिंग। अभी राजस्थान क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में क्या दिक्कत है? एक तो ये दिक्कत है, दूसरा हमें कि सोलर पैनल लगाने के लिए जमीन चाहिए। जमीन गुजरात राजस्थान में ठीक है, वहां पे रेत है, रेगिस्तान है, तो मिल जाता है, लेकिन यूपी में थोड़ी मिलेगा। यहाँ तो लोग खेती करते हैं, खेती उपजाऊ है ना। हमें वो लैंड जो चाहिए वो यूजफुल नहीं होना चाहिए सोलर पावर प्लांट के लिए। जो बड़े बड़े होते हैं तो वो तो काफी बड़े बड़े लगते हैं ना, ऐसे लगते हैं, और काफी आपका पूरा का कई एकड़ में खेत चाहिए, कई हेक्टेयर में चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल इनटू। तो देखते हैं कि केवल राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, लैंड और जगह अवेलेबल है ही नहीं। दैट इज द मेन रीजन, सुटेबल रीजन। फ्लक्चुएशन, इंटरमीडिएंट जो नेचर है, दैट इज द अदर रीजन। तो अब हम कर रहे हैं कि डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट कहाँ कहाँ लैंड खराब है वहां हम कर सकते हैं। वो करके हम चाहते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है हम एम को अचीव करें, क्योंकि इस बार भी हम इस प्रोग्राम के लिए 34,000 करोड़ अलॉट किए हैं। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ यूज होगा? जब भी आपको एनर्जी से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम स्कीम चलाते हैं, ये स्कीम पूछ सकता है। स्कीम में क्या है? सोलर पावर एंड पंप जो है वो हम सोलर एनर्जी से करना चाहते हैं, और ग्रिड कनेक्टिविटी वो बढ़ाना चाहते हैं। लाखों में है, इतना तो याद रहेगा, 100 गीगावाट हम एम कर रहे हैं अचीव करने का। दैट इज द मेन थिंग, बट वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने वहाँ प्लान चला दिए। जैसे अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लड़की बहनी स्कीम, एंड रक्षाबंधन की गिफ्ट है ये। हर लड़की को 1,500 रुपए पर मंथ हम मिलेगा एज ए अलाउंस, कि जॉब नहीं दे पा रहे तो पैसा ही दे दे कुछ इसी बहाने, क्योंकि अब कुछ न कुछ आम जनता को बहलाने फुसलाने का तरीका है ही है, और इलेक्शन भी आ रहा है। दैट इज द मेन थिंग। तो ये लड़की बहनी स्कीम अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र में। दैट इज फॉर द PCS एग्जामिनेशन। Next important news is the Congress leader object to the student in the Savarkar T-shirt FIR registered. सावरकर बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर हैं हिस्ट्री में, बड़ा इस पे डिबेट है। कोई कोई मानता है कि ये फ्रीडम फाइटर थे, कोई कोई मानता है कि ये अंग्रेजों के सपोर्टर थे। और यू गेटिंग ना? स्टार्टिंग आप देखिएगा, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर, क्योंकि इन्होंने एक 1903 के आसपास मित्र मेला एक संगठन बनाया था जो अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता था। जो अंग्रेज थे उनको मारते थे, गोली से कहीं से भी अटैक करते थे। दैट इज द मेन थिंग। वही मित्र मेला 1907 के आसपास जाके, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेगा, 1907 के आसपास में जाके अभिनव भारत बनता है। मित्र मेला एंड अभिनव भारत दोनों रिलेटेड है सावरकर से। पहले इन्होंने क्या बनाया था? मित्र मेला। क्या था ये? अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन था। यही बाद में जाके अभिनव भारत, अभिनव भारत यही जाके बाद में हुआ था। दोनों बोथ आर एसोसिएटेड विद द सावरकर। ओके, 1907-8 तक आते आते इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गोली से मारने की कोशिश की थी, और उसी में ये लोग पकड़े गए। ये इनके भाई गणेश सावरकर एंड VD सावरकर दोनों लोग थे। दोनों लोग को जेल में पकड़ा गया। अब पकड़ने के बाद भेज दिए काला पानी। काला पानी किसको कहते हैं? जेल। गुड, आगे। अंडमान निकोबार में जेल है, काफी एकदम समंदर के बीच में है। वहां जाते जाते आपको 8,000 किलोमीटर अगर छोड़ भी दिया जाए तो आप भाग के कहीं नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं मिलता है। छोड़ भी दें तो समंदर में आप
तैरते तैरते मर जाएंगे तो भी आप बचेंगे नहीं। दैट इज द मेन थिंग। वीर सावरकर को वीर क्यों कहा जाता है? वीर सावरकर को वीर क्यों कहा जाता है? जैसा है ना वीर सावरकर, व्हाट ही डिड फॉर द टैग ही गॉट द वीर। माना जाता है कि एक बार इनको लेके जा रहे थे अंडमान, तो बीच में नदी समंदर में कूद गए थे और तैर के बाहर आ गए थे, इसीलिए तब से इनको वीर कहा जाता है। दिस इज द वन रीजन, जल्दी किसी को पता नहीं होता है, ये एक रीजन है, वीर तभी से उनको कहा जाने लगा। दैट इज द मेन थिंग। अब उनको लेके जाया गया। अब वहां पे होता है कि बड़ा टॉर्चर करते हैं। कहीं पे भी पुलिस अगर जेल में ले जाती है तो टॉर्चर बहुत होता है, खासकर जो नया जैसे आप सरकार के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हो तो ये है। तो टॉर्चर किया गया। तो अब क्या पता, जो भी है इनकी जो भी हालत हुई है, तो इन्होंने क्लीमेंसी लिखा था, जो किंग था ऑफ द ब्रिटेन की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया था। मैं अंग्रेज हुकूमत के वो मतलब सहायता करूंगा और कोई भी मैं ये बाकी चीजों में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, इसीलिए डिबेट है। डिबेट इज मेनली ड्यू टू दैट कि आप तो थे 1910 तक, जैसे अब भगत सिंह को बोला गया, भगत सिंह के पास खुद अंग्रेज प्रपोजल लेके आ गए कि तुम गवाह बन जाओ। भगत सिंह ने कहा कि मुझे इतना बुज़दिल मत समझो, जाओ अपने पूरे स्क्वाड को बंदूक लेके भेजो और मुझे गोली पे सीने पे गोली मार दो, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। भगत सिंह ने विरोध कर दिया, लेकिन इन्होंने खुद क्लीमेंसी लिखी। वो क्लीमेंसी का भी कई कॉपीज है, उसी को लेके जो लेफ्ट पार्टी है वो कहती है ही इज नॉट ए पैट्रियट, क्योंकि पैट्रियट होगा वो अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं जाएगा। तो इनकी क्लीमेंसी एक दो बार रिजेक्ट हुई। 1924 में इनकी क्लीमेंसी एक्सेप्ट किया और उनको काला पानी से भेज दिया रत्नागिरी में, बंगला देके एक बड़ा सा, और वहां पे उनको हाउस अरेस्ट टाइप का रखा गया। लेकिन वो लिखने लगे, तभी उन्होंने लिखा कि हु इज हिंदू, हिंदुत्व सब इन्होंने लिखा। रियलिटी में ही वॉज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, ही नेवर वेंट टू द टेम्पल, लेकिन पॉलिटिकल यूज ऑफ द रिलीजन। जैसे आप पढ़ेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज नेवर ए रिलीजियस पर्सन, ही वॉज ईटिंग द ये पोर्क मीट। इस्लाम में सबसे ज्यादा मनाही है। आप ये मोहम्मद अली जिन्ना का एक भी फोटो नहीं पाएंगे जिसमें वो पाइप नहीं पी रहे हो। बहुत फेमस है पाइप वाला उनका फोटो होता है, आप लोग एनसीईआरटी में कहीं कहीं देखते होंगे पाइप वाला। और ही डाइड बाय द कैंसर, ये जो पी के सिगरेट और ये सब पी के, शराब पी के, और बहुत फेमस है मतलब कि ही वॉज वेरी मच लविंग द पोर्क, जो सुअर का मीट होता है, जनरली इस्लाम में सबसे ज्यादा हराम माना जाता है। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। वो कभी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़े, लेकिन ही यूज द रिलीजन एज द पॉलिटिकल टूल। द सेम वॉज विद द सावरकर। मैं ये बुकों में लिखा है, ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है, ये जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज द मेन थिंग। अब बिपिन चंद्र में ये सब चीजें लिखी हैं और आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा तो ये सब लिखा होता है। तो यहाँ पे यही मतभेद है। कोई उनको मानता है कि ही वाज, सच में 1910 तक देखा जाए तो ही वाज रिवोल्यूशनरी, ही वाज इन्वॉल्व इन सो मच, लेकिन 1920 के बाद ही हैज नेवर बीन इन द जेल। अंग्रेज उनके खिलाफ कभी नहीं कुछ करे, क्योंकि उसके बाद अगर होते तो जेल की केसेस आ जाए, लेकिन जेल का केस नहीं है उनको। फिर 1948 में गांधी को मारने के केस में केस चला था, गांधी जी को मारने के केस में। दैट वाज द सेकेंड टाइम ही वुड कम इनटू द पिक्चर। अदरवाइज ही कीप एकदम लो टोन। और यहाँ तक कि 1924 के बाद से रत्नागिरी में रखा था, बड़ा सा बंगलो था, वो पब्लिकेशन करते रहते थे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 1937 में तो रिलीज किया गया था, तो इनको भी पूरे तरीके से हाउस अरेस्ट से भी बाहर ला दिया गया। लेकिन नेवर ही वाज पार्टिसिपेटिंग। आप क्विट इंडिया में नहीं देखिएगा कि सावरकर वाज पार्टिसिपेटिंग, ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ही डाइड इनटू द 1962-63 में डेथ हुआ था आजादी के बाद। तो इसीलिए जो लोग विरोध करते हैं वो कहते थे कि आप ऐसे आदमी को नहीं कर सकते जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हम किसी को तभी पेट्रियट कहेंगे जब लास्ट तक वो देशभक्ति दिखाए। आधा टाइम आपने दिखाया, पर आधा टाइम तो आपने हार मान लिया ना। ऐसे कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ हुआ जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। जैसे आप देखिएगा कि अरविंदो घोष थे, वो भी बहुत एक्टिव थे, लेकिन एक बार जेल गए, टॉर्चर वॉर्चर जो भी किया, उसके बाद ही नेवर पार्टिसिपेटेड। वो स्पिरिचुअल लीडर बन गए, जाके अपना पौंडीचेरी में एक मठ खोल लिए, वहीं पे अपना स्पिरिचुअलिटी देते थे। दैट इज द मेन थिंग, अब जो भी रीजन हो। लेकिन और सब आप लोगों को देखिएगा, देवर कंटिन्यूअसली इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। दैट इज द मेन थिंग। इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। इसीलिए हिस्टोरियन में मतभेद होता है कि हम इनको फ्रीडम फाइटर्स कहें कि नहीं कहें। आधा आधा पार्ट है ना उनके लाइफ का। आधा पार्ट दे वाज वेरी एक्टिव। 1910 तक तो ही वाज सो मच एक्टिव,
बहुत से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन 1900 जब 10-12 में उनको जेल में डाला गया और कंटिन्यूसली 1924 तक दो तीन बार उन्होंने लेटर लिखा, उसमें बड़ा था कि मैं आपकी लॉयलिटी दिखाऊंगा, द किंग ऑफ द ब्रिटेन, ऐसा था। तो इसी चीज को लेकर डिबेट है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो वही देखिए यहाँ पे भी एक डिबेट चल रहा है कि जो राइट विंग पार्टीज होते हैं, जो हिंदुत्व रिलीजियस पार्टीज होते हैं, वो तो फ्रीडम फाइटर मानते हैं। अब वही केस है गुजरात में। गुजरात में एक फंक्शन था, वहां पे बच्चे टी शर्ट पहन के आए थे, तो वो बीजेपी के जो हेल्ड था। फिर कांग्रेस को लगा कि ये सही नहीं है, तो वो बहसबाजी कर लिए। तो उसी को लेके ये मतभेद है। बस आपको जानना है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द सावरकर। मित्र मेला अभिनव भारत, एंड ही वाज इन द जेल, एंड आफ्टर दैट ही रिलीज बाय द 1924। और उसके बाद रत्नागिरी में थे 1937 तक। 1937 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अनकंडीशनल रिलीज कर दिया। लेकिन ही वाज नॉट इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल, कहीं पे भी नाम नहीं आता है। लेकिन इन्होंने ये सब बुक लिखी है हिंदुत्व से रिलेटेड। जो मेन हम हिंदुत्व का अभी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द बुक ऑफ द सावरकर, बी डी सावरकर। क्लियर हो रहा है? सेकेंड न्यूज जो कंटिन्यूसली डिबेट में है, दैट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी हमारे पास 1955 से ही है, और आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। दिस टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, कि कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। और ये मैक्सिमम है कि जब हमें आज़ादी मिली या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम हुआ उसके पहले तक का था। जब पाकिस्तान अनडिवाइडेड था तो उस समय तक का था। उसके बाद आर्टिकल खुद ही ये आर्टिकल 10 और 11 दैट्स टॉक अबाउट दैट कि जितना भी लॉ बनेगा सिटीजनशिप से रिलेटेड वो किसके पास पावर होगा? पार्लियामेंट के पास होगा। तो पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास किया, उसी के थ्रू हम सिटीजनशिप देते हैं, और उसी के अमेंडमेंट के थ्रू चीजें बदलती रहती हैं। चीजें बदली हैं, कई बार अमेंडमेंट हुआ, और ये 2019 का अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कुछ नहीं तो 5वीं 6ठी बार चेंज किया है। अब सिटीजनशिप देने का क्या क्या तरीका होता है? बाय द बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, टेरिटरी। हो गया। बर्थ की पैदा हो गए इंडिया लैंड पे। दूसरा है कि माता पिता है, अगर मैं कहीं और भी बर्थ हो गया तो डिसेंट तो मेरा इंडिया का है ना, तो मैं इंडिया का ही रहूंगा। तीसरा है कि रजिस्ट्रेशन, कि मेरे माता पिता यहाँ के थे, फिर उनके बच्चे हुए वो चले गए अमेरिका, फिर 2-3 जनरेशन रहे, फिर वापस उनके जो पोते होते हुए वापस इंडिया आ गए। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन है ना, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो जाएगा। और जो फोर्थ होता है कि जो इंडिया से कुछ रिलेटेड नहीं है, कोई डिसेंट नहीं है, कुछ नहीं है, विदेश से डायरेक्ट आके लेना चाहता है, अफ्रीका से आके लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए नेचुरलाइजेशन है, कि आपको इंडिया में आके रेजिडेंस लेके रहना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि यू आर ए गुड सिटीजनशिप। 11 ईयर आप रहने के बाद जब अप्लाई करते हैं तो सिटीजनशिप दी जाती है। इसी सिटीजनशिप को हल्का बनाने के लिए, नेचुरलाइजेशन को जो 11 ईयर्स था उसको कम करके 5 ईयर्स करने के लिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किया। इसमें और चीजें जो ऐड थी जिसका विरोध हो रहा है कि सिर्फ 3 कंट्रीज के जो सिटीजन्स आएंगे यहाँ पे, उनका था क्या क्या है? अफगानिस्तान, तीनों है। और कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हम नॉन मुस्लिम्स को दिए हैं क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी इन तीनों कंट्रीज में है, इसको लेके विरोध हो रहा है। एंड दिस इज द रिड्यूसिंग द एज फॉर द, जो रहने का एज है, लिमिट है, वो नेचुरलाइजेशन का है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 11 ईयर्स से घटा के 5 ईयर्स कर रहा है। तो सिटीजनशिप को ये इजी कर दिए, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया है, उसको लेके विरोध हो रहा है कि आप सेकुलर नेचर को इंपैक्ट कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। असम में दिया है तो विरोध वहां पे भी हो रहा है कि आपने कैसे दे दिया। किसी किसी स्टेट में तो हो रहा है कि आप दीजिए ही नहीं किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पॉपुलेशन बाहरियों का ज्यादा है, वो पॉपुलेशन में ज्यादा हो जाएंगे, हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। असम में ये केस है, त्रिपुरा में केस है, मेघालय में केस है, ये सब है। जो बांग्लादेशी आए हैं या और लोग आए हैं भाग भाग के, वहां पे परसिक्यूशन हुआ है, तो दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है ये चीजें? दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज है कि डेथ ऑफ द डिस्चार्ज पेशेंट, लिंचिंग ऑफ द हीरोज हाईलाइट द हेल्थ केयर गैप इन द
गढ़चिरौली। गढ़चिरौली एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। गढ़चिरौली बहुत न्यूज में रहता है क्योंकि अभी भी यहाँ पे माओवादी हमले बहुत होते हैं। माओइज्म के लिए ये डिस्ट्रिक्ट एकदम बॉर्डर पे है। आप अपने उसमें मैप में देखिएगा, महाराष्ट्र का मैप निकाल के देखिए, वहाँ पे गढ़चिरौली एकदम जहाँ पे ये टच करता है छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना से, एकदम उस पे है। महाराष्ट्र का आप निकालिए। यू डोंट हैव द मैप, एटलस खरीदिए आप। अच्छा लाया करो डेली बेसिस पे, यू हैव टू। दिखा वहां पे गढ़चिरौली एकदम बॉर्डर पे है जहां पे वो छत्तीसगढ़ से मिलता है महाराष्ट्र। क्लियर? तो यहाँ पे एक तो इसलिए भी माओइज्म है कि बॉर्डर एरिया है, माओवादी इधर से भाग के इधर आ जाते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती है। मानिए महाराष्ट्र की पुलिस दौड़ा रही है, भाग के आ गए तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में जंगल एरिया है, छुपने की आसानी होती है। तो दैट इज द रीजन। और तीसरा रीजन है कि गरीबी बड़ा है, वहां पे भूखमरी है। अब वहां पे ऐसे केसेस जहां भूखमरी है, क्या है, लोगों के पास जैसे बच्चों का तबीयत हुआ, मैक्सिमम उन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है मैल नरिश्ड है, खाने के लिए उनके पास 3 टाइम का नहीं है, और इसीलिए जितना उनका वेट होना चाहिए और जितना हाइट होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम दे आर मैल नरिश्ड। अब उनके पिताजी लोग, जैसे ये केस है कि ये बच्ची का नाम था आरोही, और इनके पिताजी तबीयत खराब था, उसको ले जाके हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा 15 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है आपका जब वेट घटा है तो कभी लंबा टाइम लग जाता है, 15 दिन तक नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो खर्चे लगते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी माँ बाप वहाँ से दूर किसी जंगल वाले एरिया से आए हैं तो रहने वहने का सारा कुछ खर्च आते हैं, तो वो लोग नहीं बियर कर पा रहे थे, तो वो बच्चे को लेके घर चले गए। फिर अब क्या होता है, इस फॉरेस्टेड एरिया जो भी है वहाँ पे जादू टोना थोड़ा सा होता है। अब जादू टोना के लिए बुलाया और वो बच्चे का डेथ हो गया। अब बच्चे का डेथ हो गया तो वो जो हीलर था उसके खिलाफ लोगों को गुस्सा आया, जो जादू टोना कर रहे थे उसको दोनों लोगों ने दोनों को जला दिया। दैट केस चल रहा है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है, पहली बात की गरीबी है, भूखमरी है, तभी तो, अगर मेल न्यूट्रिशन क्यों है, और दूसरी चीज है कि हॉस्पिटल का खर्चा गवर्नमेंट सही से नहीं उठा पा रही है। दैट इज द थिंग। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता तो वो भी सोल्यूशन होता। क्यों लोग वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, दैट इज कनेक्टिविटी नहीं है। दीज आर ऑल द थिंग दैट इज फेसिंग इन द दिस बैकवर्ड रीजन। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या रीजन है, कैसे चीजें फेस हो रही है लोगों के द्वारा। दैट इज द मेन हियर इन दिस। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द डेंगू कंट्रोल। डेंगू कैसे होता है, मच्छर, मच्छर से और क्या क्या आजकल हो रहा है, चिकनगुनिया का नाम सुना है, जीका एंड चिकनगुनिया, ये भी हो रहा है, और सेम टाइप का मच्छर काटता है। मच्छर का क्या नाम है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, इजिप्टी, एडीज इजिप्टी इसका पूरा नाम है, मॉस्किटो। ठीक है, यही है मेन मॉस्किटो। एक बार लिख लीजिए आप लोग, ये याद है आप लोगों को इसका नाम कि इसी के कारण होता है। ठीक है ना। अब इसको हम एक मेथड, कई मेथड है कि एक तो मच्छर को कम करें, मारे वारे, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड ये है कि जो ये मच्छर प्रजाति है इस मच्छर को रिप्लेस कर दें दूसरे मच्छर प्रजाति का जिसका नाम है वोल्बाचिया। वोल्बाचिया है सेम, इसी मच्छर में एक बैक्टीरिया होता है, वो एंट्री कर लेता है, तो इस मच्छर का नेचर टोटली बदल जाता है। ये मच्छर से फिर वेक्टर नहीं रह जाता, फिर वो डेंगू, चिकनगुनिया किसी भी इस तरीके के जो भी डिजीज है उनके वायरस को कैरी नहीं कर पाता है। सेम मच्छर बदल जाएगा, प्रजाति बदल जाएगी। आर यू गेटिंग ना? जैसे अब किसी एरिया में अब 2 तरीके के प्रजाति ह्यूमन रहते हैं, एक तो अफ्रीकन, एक तो इंडियन। अब सबका बाल स्ट्रेट हो जाए, घुंघराले से क्या किया जाए कि ऐसा किया जाए कि हमारी प्रजाति वहां पे डोमिनेट कर जाए। अगर कोई दिक्कत हो गया अफ्रीकन से तो सारा सॉल्व हो जाएगा, बिना मारे मिक्स हो जाएंगे, बाल भी सही और थोड़ा थोड़ा दोनों का मिक्सचर भी हो जाएगा। तो ये वॉल्बाचिया बैक्टीरिया अगर उस एडीज मॉस्किटो में जाता है तो वो जो वेक्टर का काम क्या मैंने बताया ना, इंजेक्शन के अंदर वो वायरस ही सरवाइव कर पाता है, और वो जब किसी को बाइट करेगा तो होगा डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका। क्लियर हो रही है ये चीजें? हम क्या कर रहे हैं, हम प्रजाति रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो स्पीसीज आ जाएगी तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। दे हैव द, उनके जो बच्चे होंगे आपस में जब मीटिंग होगी तो वो जो होंगे वाल्बैचिया, क्या नाम है, वाल्बैचिया है ना, वाल्बैकिया, ये है, ये वाली प्रजाति होगी। क्लियर हो रही है ये चीजें?
कि हम रिप्लेस करके, ये सबसे इजी तरीका है। हम चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस कर दें इस मच्छर को, आपस में मीटिंग हो और मीटिंग के पास जो प्रोडक्शन हो वो वाल्वोचिया का ज़्यादा डोमिनेंट होगा और नेचुरल रूप से डेंगू वेंगू की चीज़ें हो जाएंगी। मच्छर सिर्फ काटने से नहीं होता है, वो एडीज मच्छर वो प्रजाति की काटेगा और उसमें वो वायरस होगा तभी होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मच्छर सिर्फ काट ले तो आपको हो जाए, वरना हम लोग को मच्छर तो कितने काटते हैं, जब वो वायरस होगा और तभी वो ट्रांसमिट होता है। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एन ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल टू फोकस ऑन द वेलफेयर। यहाँ पे ये बड़ा क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी में क्रिटिसिज्म लिखा है कि गवर्नमेंट ने जो अभी हम देख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से हर जगह पे जो वेलफेयर मेजर हैं, जैसे कि वेलफेयर में मनरेगा है, मनरेगा में हम लोग जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट था जिसके द्वारा हम मुफ्त में सस्ते दामों पे राइस, व्हीट एंड कोअस सीरियल्स, जौ बाजरा ये सब दे रहे थे, ये सब था। तो इससे क्या होता था, वेलफेयर होता था। जैसे कुछ जो बूढ़े लोग हैं, इल्डरली पीपल है या विधवा है, उनको हम पेंशन भी दे रहे थे। तो इसके लिए एलोकेशन होता है, गवर्नमेंट एलोकेट करती है और इन्होंने एनालिसिस किया है कि 10 सालों में भले ही एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ गया हो, जैसे आपको लगे कि पहले 10 रुपए होता था लेकिन अब 20 रुपए हो गया, लेकिन जो परसेंटेज है, परसेंटेज होता है ना पूरे देश का जीडीपी, जीडीपी का मतलब समझ है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो पहले अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन 100 रुपए होता था, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, इनका कहने का मतलब है एग्जैक्ट फिगर बढ़ गया है। जैसे अभी जो ये लोग खर्चा कर रहे हैं 20 रुपए, पहले वो 10 रुपए होता था, दुगुना दिखेगा। लेकिन पहले जो 10 रुपए था वो टोटल इंडिया का जो ओवरऑल कमाई था वो 200 का था। 100 रुपए का 10 रुपए दे देते थे, लेकिन अभी जो 20 रुपए दे रहे हैं वो 400 का दे रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इकोनॉमी बढ़ गई है लेकिन जो परसेंटेज है वो एक कम हो गया है। दैट इज द मेन थिंग। इन्होंने कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने कहा कि दिस मनरेगा एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके थ्रू जितना भी था उसमें कहीं ना कहीं देयर हैज बीन द रिडक्शन। जैसे एक्सपेंडिचर है दैट हैज बीन द 0.72% एंड 0.63% अभी है। पहले ये कुछ नहीं तो 25% नियर अबाउट ज्यादा ही था। मनरेगा में जो था 0.2% इससे ज्यादा था लास्ट। अभी इस साल अभी कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर भी ये रिड्यूस कर रहे हैं। पिछले साल 0.29% था, इस साल का 0.26% है। हर साल बढ़ना चाहिए ना जो परसेंटेज है। जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ा है, तो चीजें अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो मनरेगा एम्प्लॉयमेंट ही दे रहा था ना, तो ये बढ़ा देते ताकि जो लोग गांव में अनस्किल्ड जॉब करना चाहते हैं उनका आराम से हो जाता। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे दैट इज कंटिन्यूअस डिस्कशन ऑन ऑल दिस थिंग। गवर्नमेंट कह रही, खुद का गवर्नमेंट का डेटा है कि 34% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर सर्वाइविंग ऑन द इनकम ऑफ द लेस देन 100 रुपीज पर डे। लोगों का जो इंडिया का 100 अगर लोग हैं टोटल परसेंटेज में दिखा है 34% का इनकम 100 रुपए पर डे से कम है। तो ऐसे में इन सब जितने भी स्कीम है उनका नीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, बट द गवर्नमेंट अलॉटमेंट इनटू द दीज एरियाज हैज बीन रिड्यूस। जैसे इन्होंने कहा कि अभी मैं आपसे पूछूं कि इस समय गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए क्या है? मिड डे मील था, आंगनवाड़ी से भी वो खाना खिलाते थे, उसी को अब नाम इन्होंने पोषण रख दिया है। दैट इज द पोषण। पोषण का फुल फॉर्म हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट। पहले इसका नाम था आंगनवाड़ी प्रोग्राम, इसी का अब पोषण कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट। इसमें क्या है कि खाना खिला रहे हैं बच्चों को, हम उनके न्यूट्रिशन को बैलेंस करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने दिया है जो बजट है दैट हैज बीन डिक्रीज। अगर 10 साल यूपीए गवर्नमेंट का देखें उससे तुलना करें तो कहीं ना कहीं दैट हैज बीन रिड्यूस टू द हाफ। जब यूपीए गवर्नमेंट था वो अपने जीडीपी का 0.13% था, उसका हाफ अब हो गया 0.06%। दैट इज द इवन फॉर द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी नहीं है। मिड डे मील में भी इन्होंने बताया है कि 12 करोड़ लड़के को अभी ये प्रोग्राम के थ्रू हम खिला रहे हैं खाना, बट देयर हैज बीन द हाफ सिंस द 2014-15। 2014-15 में जो ओवरऑल हम जीडीपी का परसेंटेज देखते थे उतना देते थे, उसका आधा कर दिया है।
क्लियर हो रही है चीजें? ये सब स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जब भी लिखना हो ये सब टॉपिक पे तो यू शुड राइट। पोषण है, मनरेगा है एंड दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने कहा कि जो हम एल्डरली पीपल को देते थे फॉर द, जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनको हम पहले नियर अबाउट 2006 से ही 200 रुपए दे रहे हैं, वो बढ़ा ही नहीं। आप सोचिए एक महीने में 200 कितना होगा? कहीं ना कहीं दैट इज हियर, कहाँ पे है वो 200? कहीं होगा इसमें, ये अच्छा यहाँ पे दे के रखा है 200। तो एल्डरली पीपल पर्सन थे 200-300 पर मंथ ऐसे था, लेकिन 2006 के बाद अभी भी इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है। आप सोचिए 200 पर महीने एक आदमी का क्या होगा? अगर आप किराया एक तरफ से दो तरफ अगर गोरखपुर में घूम आई एक राउंड तो आपके 100 रुपए लग जाएंगे। तो दैट इज मानी बूढ़ा आदमी है, उसको दवा भी तो कराने जाना होता है, कम से कम इतना तो देना चाहिए कि कम से कम सरवाइव कर जाए। दैट शुड बी द सर्वाइवल लिमिट। तो ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो द थिंग इज दैट विडोज को 300 देते थे वो भी उतना ही रखा है, और जो एल्डरली पीपल थे उनको भी 200 देते थे वो उतना ही कंटिन्यूअसली है। सिर्फ एक जगह इन्होंने दिखाया है कि हेल्थ में जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। हेल्थ में 0.25% था, वो 0.28% हो गया है। दैट इज द गुड थिंग। हेल्थ ही इज ए मेजर इशू। हेल्थ के कारण भी लोग पॉवर्टी साइकिल में बार बार एंट्री मारते हैं। चीजें क्लियर हो रही है ये वाली? ओके। ओवरऑल इन्होंने कहा कि जो बजट शेयर है, जैसे गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने जो कॉर्पोरेट का टैक्स था वो बहुत ज्यादा छोड़ा था। नियर अबाउट 8 लाख करोड़ इन्होंने कॉर्पोरेट का टैक्स कटिंग किया था। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स भरना है आप अमीरों का कहां से भर रहे हैं? ये गरीबों को जाता था ना 200-300। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स तो आम जनता देती नहीं है। किसके पास कंपनी होती है? बड़े बड़े लोगों के पास। वो कॉर्पोरेशन टैक्स में आप कहां से पैसा काट के दे रहे हैं जो पैसा इधर देना चाहिए था, जो वेलफेयर में देना चाहिए था। दैट इज द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन। कॉर्पोरेशन टैक्स पहले 30% था कि आपकी कंपनी का जो बेनिफिट होता है अगर 100 रुपए होता था तो 30 रुपए देना पड़ता था। बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसको 100 से कम करके 30 से कम करके 25% कर दिया, और उसके कारण 8 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था वो कम हो गया एज पर दिस आर्टिकल। इस एनालिसिस में ऐसा दिया हुआ है। क्लियर हो रही है ये चीजें क्या कैसे है? एनालिसिस ये बहुत क्रिटिकल है। गवर्नमेंट के ओवरऑल थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में रेट रैंकिंग है, आप कह रहे हैं जीडीपी आपका 5वें पे आ गया, लेकिन ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो लोगों का हेल्थ इंडिकेटर एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें तो 132 है। दैट इज द मेन थिंग। तो दैट जीडीपी डजंट मैटर। व्हाट मैटर कि आम जनता का पर कैपिटा इनकम कितना है और कितना लोगों को सुविधा एंड सर्विसेज मिल रहा है, दैट्स मैटर। क्लियर हो रही है चीजें? क्या डिस्कशन है? यही है टोटल डिस्कशन। जितने भी इसके आर्टिकल हैं वो आप एक बार नोट्स में देख लीजिएगा, एंड उसके जितने भी ये स्कीम्स हैं वो एक बार रिवाइज कीजिएगा, दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिसीव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एआई कंपनीज। एआई कंपनीज का सबसे बड़ा जो दिक्कत है इस समय वो है कि वो हमारी डेटा को लेके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारा जब डेटा कोई लेगा तो हमारा प्राइवेसी ब्रीच होगा। वो हमारा हर चीज ट्रेस करेगा ना, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपने मदर से क्या बात कर रहा हूँ, अपने वाइफ से क्या बात कर रहा हूँ, अपने मदर इन लॉ से क्या बात कर रहा हूँ। दे वर ट्रेसिंग एवरीथिंग। आप मैसेज करते हैं आज के जमाने में, आप फोन पे बात करते हैं, आप बुकिंग करके कहाँ जा रहे हैं, दे विल हैव द एवरीथिंग। बुकिंग का डेटा भी सब कुछ डेटा में है। तो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेसी आप नहीं चाहते ना, आप चाहते हैं कि कुछ ही लोग, हर चीज आप तो पब्लिकली करते नहीं है, कुछ चीजें जो होती है वो प्राइवेटली होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट लीकेज हो रहा है तो वो एक तरीके से बहुत सरदर्द है। और कंटिन्यूसली इस पे जजमेंट आया है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था जब पुट्टा स्वामी केस आया था। पुट्टा स्वामी केस में ये बोला था कि इंडिया का जो ये है जो राइट टू प्राइवेसी है दैट विल बी द फंडामेंटल राइट। कहाँ गया? 1 सेकेंड। इसको कई बार मैं क्लास में भी बताया हूं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। होता है ना, पर्सनल लिबर्टी का इंट्रिंसिक पार्ट है कि उसका अभिन्न अंग है। यही हुआ ना हिंदी में।
Which of the following is the Constitution of the India correct? Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? पहला बोला है कि आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है. ये हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं. 14, 15, 16 कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन जब पढ़ रहे थे. ये 3 आर्टिकल डिस्कशन में था. आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी मेनली क्या है? फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है कि कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. तो ये नहीं हुआ. आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ये यही तो बोल रहा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. राइट टू प्राइवेसी इसी का पार्ट होगा ना. आर्टिकल 24 एंड प्रोविजन अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट. आर्टिकल 24 किससे है? ये आप पढ़ेंगे. दिस इज रिलेटेड टू द फोर्स लेबर से है कि बच्चों को जो वो फोर्स लेबर करवाते हैं छोटे बच्चों से, तो उससे रिलेटेड है, वो प्रोहिबिटेड है. दैट इज द मेन थिंग. तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर. ये सी है ना. आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ 21 में कई बार क्लास में बोलता हूँ, लाइफ टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ये जाके एक बार घर पे जो हम लोग पढ़ते हैं, यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी मैं यूज करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन खरीदा. अच्छा, एक बार खरीदना है, मैं एक बुक का रेफरेंस भेजना भूल जाता हूँ. और सॉफ्ट कॉपी तो दिया है ना, कम से कम सॉफ्ट कॉपी से यू कैन गो थ्रू. सॉफ्ट कॉपी का कॉन्स्टिट्यूशन सेव किया है. यू हैव लैपटॉप ना? यू डोंट हैव द लैपटॉप, प्लीज टेक ए लैपटॉप एंड देयर इज द सो मच यूज. आपने लिया? कंप्यूटर है ना, तो यू आर यूजिंग दैट. उसका एक पीडीएफ आता है, फॉगडिक्ट रीडर. उसमें आप लोग ये सब पढ़ा कीजिए. फॉगडिक्ट रीडर मैं शेयर करूंगा. वो सॉफ्टवेयर को आप बस लोड कीजिएगा और उसको अपलोड करके आप यूज कीजिएगा. उस पर हाईलाइट करके, जो ये सब हाईलाइट मैं करता हूँ, ये यही है फॉगडिक्ट रीडर. ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये दिस इज द फॉगडिक्ट रीडर. यहाँ कहीं लिखा भी होगा फॉगडिक्ट रीडर. ये सॉफ्टवेयर है, इसी पे यूज करना है. ओके, क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें हैं कि जो एआई है, वो एआई क्या हमारा वायलेट कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहा है. और दूसरा क्या दिक्कत है? बायस्ड है. डेटा उसको किसी न किसी एरिया का दिया जाएगा ना, उस एरिया या उस रीजन के टुवर्ड वो बायस हो जाएगा ना. जैसे अभी का जो हम दे रहे हैं, मानिए यूरोप से डेटा उठा के दे रहे हैं, तो वो यूरोपियन माइंडसेट से कहेगा ना कि ये चीजें अच्छी होती हैं. कई चीजें कई लोगों के लिए सही हो सकती हैं और दूसरे लोगों के लिए गलत हो सकती हैं. यूरोपियंस के लिए हो सकता है कि इंडियंस आर अंडर डेवलप्ड, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, हम उनसे भी आगे हैं, हम लोग तो एकदम शांति से रहते हैं, पीसफुल रहते हैं. ये सब चीजें हमें होती है. जैसे कि जो मेन लैंड में इंडिया में रहते हैं हम लोग, शहरों में, हमको लगता है जो फॉरेस्ट में रहते हैं दे आर अंडर डेवलप्ड, पढ़े लिखे नहीं है, ये है. उनको लगता है कि अरे वो ज़्यादा, हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं, हमारी वुमेन्स हमसे इक्वल राइट्स है, या जो भी है हमारा नेचुरल राइट्स है, हमें कोई फ्रीडम वो नहीं है. कुछ उनका भी होगा ना कि वी आर बेटर. ऐसे ही बायसनेस हर जगह होती है. जिसका डेटा एआई को दिया जाएगा, एआई बार बार उसी के अनुसार अपना जवाब देगा. एआई कहीं और इंसान थोड़ी है कि अपना दिमाग लगाएगा. एआई कहाँ से आंसर देगा? डेटा है उसके अंदर, उसी डेटा को खंगाल उंगाल के आंसर देगा. दैट इज द मेन थिंग. क्लियर हो रही है ये चीजें? तो बायसनेस है और प्राइवेसी है, दो चीजें जो है मेन इनका इश्यू है. दैट इज द मेन थिंग. तीसरी चीज ये है कि ये जितने भी एआई बना रहे हैं, जैसे आप देखिएगा www जो है सर्च इंजन, जो www है, जो ये है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया था. तभी आप देखिएगा ये वेब इतना तेजी से फैला और सब तक सभी लोगों तक फैला. अब एआई भी जो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो अपना बेनिफिट के लिए नहीं बना रहे, हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं. लेकिन धीरे धीरे कुछ एआई कहें कि हमें लेकिन बेनिफिट की जरूरत है, क्योंकि सस्टेन करना है, क्योंकि इसमें काफी रिसर्च के लिए काफी लागत लगता है. बहुत से लोगों को रखना पड़ता है, सबसे रिसर्च करवा के इनपुट आप फिलअप कीजिए, इसकी टेक्नोलॉजी जो ग्लिच आती है सब कुछ सही कीजिए. तो उसके लिए लोग लगता है ना, कंप्यूटर सिस्टम लगता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है. तो वो कहते हैं हम बैलेंस करेंगे, हम ज़्यादा फायदा भी नहीं लगेंगे कि एकदम लूट के हम एलन मस्क बन जाए, और एकदम हम ये भी नहीं करेंगे कि हमारे पास कुछ इसको सस्टेन आगे ले जाने का नहीं हो. टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा नए लेवल पे ले जाने के लिए आपके पास कुछ इनपुट्स होना चाहिए. तो ये दो चीजों को लेके बैलेंस करना चाहते हैं. क्लियर हो रही है ये चीजें? लेकिन दिक्कत ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक आदमी कह रहा है कि हम फायदा भी नहीं देखेंगे और एक कह रहा है कि थोड़ा बहुत फायदा लेके हम आगे बढ़ाएंगे. अब उसको जब दोनों में एक को चुनना पड़ेगा तो वो हमेशा बेनिफिट को चुनेगा.
पैसा सबको वो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा चांसेस है कि दे विल गो फॉर द बेनिफिट। सोशल जो पब्लिक फायदा है उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। तो जितना भी अभी मेन जो चैट जीपीटी एआई है उसका जो फाउंडर है ओपन एआई है, ये लोग यही कह के कहते हैं कि हम बैलेंस करेंगे। लेकिन जहां पे भी जो आता है कि बेनिफिट लेना है, जैसे ये लोग अपना अब प्रोडक्ट बेच रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को जो अपने अनुसार बना रही हैं फायदे के लिए, लोगों के सर्विस के लिए, जैसे कोई नया चैट जीपीटी टाइप का बना दिया एआई इंजन कि उससे आपको कुछ ये लैब की चीजें इजीली कर देगा। तो जो लैब वाले खरीद रहे हैं उनको बेचा जा रहा है और काफी महंगे दामों में बेचा जाता है कि आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा 50,000 एक साल का। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए आप कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि गूगल के जैसे आप फ्री में दे दिया www डॉट के जैसे कि सब कुछ फ्री हो रहा है, वो लोग तो पैसे ले रहे हैं ना। आप देखिएगा कि कई ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर बेच के काफी उनके महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं एआई का वो लोग अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काफी यूज होने लगा है। जैसे आजकल इमेज क्रिएशन के लिए एआई आ गया, वो आप डालिएगा इमेज क्रिएट कर देगा, तो उसका भी सॉफ्टवेयर वो लोग बेच रहे हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो 3 इश्यू हम लोगों ने पढ़ा कि पहली बात कि पब्लिक का जो पॉलिसी है कि पब्लिक के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी चीज डेवलप करेंगे, वो कहीं ना कहीं इग्नोर होता है क्योंकि वो बेनिफिट मोड में जाने लगते हैं। दूसरी चीज है कि जो हमारा प्राइवेसी है डेटा का, वो ब्रीच हो रहा है। और तीसरा क्या है, बायस्ड है। जो लोग बना रहे हैं, जिसको जो डेटा दे रहे हैं, वो उसके अनुसार वो आंसर देगा। क्लियर है ये सब चीजें, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट विल द जो जापान का भी परसों 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था कल, और परसों 14 अगस्त को जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसीडा, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और यहाँ पे जापान में काफी टर्मोइल चल रहा था, किसी की बहुत ज्यादा करप्शन के केसेज आए हैं। सिक्योरिटी ने देखा है कि डेटा लोगों का बहुत वायलेट किया है। जैसे होता है ना, सिक्योरिटी के लिए आप डेटा लेते हैं, आप उसका वायलेट करते हैं, कंपनी को बेचते हैं, या पर्सनल बने डेटा दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे आई हैं। मेन चीज हमारा ये जानना है कि जो जापान है वहाँ पे भी इंडिया के ही जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे भी जैसे यहाँ लोकसभा है राज्यसभा है, वहाँ पे भी 2 सिस्टम है। उसको वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं, DIET, डाइट। ओके। और वहाँ का जो डाइट वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं, और उसका जो राज्यसभा लोकसभा है उसको सुगी एंड संगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में क्या कहते हैं, लोकसभा। जापान में सुगी। हाउस ऑफ काउंसिलर जैसे यहाँ पे राज्यसभा है, दैट इज द सांगी। जहां पे जैसे सिर्फ एक हाउस होता है उसको यूनिकैमुलर कहते हैं, और जहां पे 2 होता है बाईकैमुलर। जहां पे 2 हाउस, जैसे इंडिया में क्या है बाईकैमुलर है, यहां पे भी बाईकैमुलर है। ये लिख लिया, सुगी एंड सांगी। काफी आगे यही है। यहाँ वहां के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, DIET। वहां का जो मनी है दैट इज द येन। येन इज द करेंसी ऑफ द जापान। एक बड़ा अजीब चीज आप देखिएगा कि जो वीमेंस का वो है पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, भले थोड़े से हम कहें अंग्रेज या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है थोड़े से आगे हैं, लेकिन पैट्रियार्की हर जगह है। आप सोचिए, एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि यूएस में अभी तक कितने फीमेल प्रेसिडेंट हुए हैं, हाउ मेनी? अंदाजा लगाइए आप लोग कितना होते हो, अंदाजा ही लगा के बोल दीजिए। कितना? एक? कमला हैरिसन। आप बताइए, ऐसे अंदाजा बता दीजिए ऐसे। चलिए कौन बनेगा करोड़पति है, आप वोटिंग कीजिए। व्हाट इज योर, कुछ भी अंदाजा बताओ। हाँ, मतलब 50 अगर प्रेसिडेंट हुए होंगे तो 25 फीमेल है। आप बताइए, आप भी कुछ बोलिए। 20? आप 5? एक भी नहीं हुए आज तक। 50 से ज्यादा प्रेसिडेंट में 0। अभी कमला हैरिसन हो तो जाके अभी होने के चांसेस है।
जापान में अभी ये जीतेंगी जो फीमेल कैंडिडेट है एक दो, तब जाके पहला फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वहां पे होंगे, ये हाल है। अभी इस मामले में जो लीड करने के मामले में इंडिया आगे है। 1900 ये इंदिरा गांधी 69 में ही हमने बना दिया था। किसी का भी देख लीजिए इंडिया में, जैसे हमारे ये बगल में शेख हसीना भुट्टो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फीमेल नहीं, ये अपने लोग खानदान के कारण, इनके पिताजी लोग थे और उसके कारण बन गया अपने दम पे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्राइम मिनिस्टर बना तो दिया है, कई चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वहां पे ये हाल है कि देयर इज द नो प्रेसिडेंट। पाकिस्तान यहाँ यूएस का ये हाल है, बहुत मतलब एक तरीके से लगेगा कि कितना ये है। तो वही है कि वीमेंस का भी ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे पैट्रियार्कल जो है वो बहुत मुझे लगता है टाइम लगेगा, मतलब नहीं होना बड़ा ठीक है। वो लोग धीरे धीरे पॉलिसी बना के जॉब वॉब में जगह देना स्टार्ट करें, कंपैरिजन में वो हमसे आगे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जो है पैट्रियार्की जाना दुनिया से बड़ा मुश्किल है। आप यूएन में भी देखिएगा, जो यूएन का असेंबली होता है, बहुत कम वीमेंस मिलते हैं। आप यूरोप में देखिए, बहुत कम वीमेन लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। दैट इज द केस विद द ओवरऑल वर्ल्ड। पॉलिटी में ये हाल है, जैसे आप पॉलिटी में कभी एस्से पे लिख रहे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में, तो ये वाला इशू आप लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट तो अभी वीमेन यूएस के पास नहीं हो पाए हैं, जापान के पास नहीं हो पाए हैं, तो हमारा तो बात ही छोड़िए। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ गया ना क्या क्या है, मतलब जापान का अभी क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे वहां पे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हाउ कैन ट्रैफिक विच कॉजेज एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड। ट्रैफिकिंग के कारण काफी ज्यादा पोल्यूशन है। नियर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% के आसपास है, 12% इन इंडिया। सबसे ज्यादा पावर जनरेशन में होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में होता है, एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, और सब चीजें धीरे धीरे हैं। मतलब ये टॉप 3 है, एनर्जी, पावर जनरेशन, इंडस्ट्री एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया अभी हमने किस में चेंज किया। अभी हमने रूल बनाया है कि जो वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर करेंगे, अभी किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी कर्नाटका इंप्लीमेंट करने जा रहा था, वो भी पोस्टपोन किया है। महाराष्ट्र करने जा रहा था कि इसमें ये था कि जो पुरानी व्हीकल है उसको बदलेंगे, नई व्हीकल लाएंगे। अगर उस पर डिफरेंट रूल था, जैसे कि पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल गाड़ियां हैं तो उसको 20 साल था। अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या हैवी व्हीकल है तो उसको 15 साल पे था। ये सब चीजें अभी भी कंप्लीट रूप से नहीं हो पा रही। 20 साल 15 साल यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज फॉर द पर्सनल व्हीकल एंड द कॉमर्शियल व्हीकल। अभी भी ये चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये सब स्टैंडर्ड लाता है कि कितने स्टैंडर्ड पे गाड़ियां होनी चाहिए, उनके इंजन कैसे होने चाहिए, कितने CO2 बाहर आने चाहिए। तो ये सब है। अभी हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं, अभी हमने शिफ्ट किया है वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर। इसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि किस गाड़ी में, जैसे है कि अभी हम दे रहे हैं कि 91.7 kg CO2 पर किलोमीटर चलने पे उस गाड़ी से एमिट होना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म, कैफे। क्लियर हो रही है, ये लिखिए आप लोग, भूल जाएगा वरना अभी आगे 2 दिन बाद पूछूंगा, यू विल नॉट एबल टू रिप्लाई। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू इसको बनाया गया था। ये डिसाइड करता है, व्हाट डिसाइड करता है, व्हाट इट डिसाइड, स्टैंडर्ड। क्लियर हो रही है, कितना भी हम लोग कर जा रहे हैं, हम लोग WLTP, व्हाट इज दिस, वर्ल्ड लाइट ड्यूटी टेस्टिंग प्रोसीजर, वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर। इसको हमने अभी एडॉप्ट करने की कोशिश किया। इसका जो टाइमिंग है, कब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 2027 से। ये समझ में आ रहा है कि ये क्या डिसाइड करेगा कि कितना हम फ्यूल कंजप्ट करेंगे और कितना CO2 एमिट करेंगे। तो ये सब आएगा, तो इतना डीप में जाकर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये किससे रिलेटेड है। तो इतना पता होना चाहिए कि फ्यूल का कंजप्शन एंड द एमिशन से रिलेटेड है। वो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें। यही ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है कि जो ओवरऑल डेथ है इंडिया में, हाउ मेनी पीपल आर डाइंग ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। 21 लाख लोग हर साल मर रहे हैं।
आप लोगों में कितना ऐसे लोगों को लगता है कि जो आप लोग हवा जो सांस ले रहे हैं दैट इज एज पर द स्टैंडर्ड प्योर है? 99% इंडिया में है। 100 में से 99 लोग जो हम लोग ये एयर ले रहे हैं ऑक्सीजन दैट इज पल्यूटेड WHO के एज पर द स्टैंडर्ड 99%। ये हाल है। इंडिया और चाइना लीडिंग कंट्रीज हैं फॉर दिस पोल्यूशन। सबसे ज्यादा जो घातक होता है दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल हमारे हवा के साथ नाक में जाते हैं, लंग में जाते हैं। इससे दोनों तरीके की खतरनाक बीमारियां होती हैं। एक से सांस से रिलेटेड और ये जो हार्ट अटैक से रिलेटेड होती हैं, रेस्पिरेटरी एज वेल एज द कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। इन दोनों का इफेक्ट होता है बाय द पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये सबसे छोटा वाला होता है। वो धीरे धीरे जाएगा, लंग में बैठेगा, लंग से वो ब्लड में जाता है और ब्लड के कारण वो हार्ट को भी जाम करेगा। एंड रेस्पिरेटरी जो सांस लेने से आप अस्थमा वाली ये सब बीमारियां, ये सब इससे बहुत ज्यादा होती हैं। तो हेल्थ इफेक्ट डाल रहा है, ओवरऑल हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और that is overall pushing the economy in the backside. That is the main thing that is the being discussed in the this article. Clear हो रहा है ये? अभी तक ये कुछ स्टेट करने जा रहे थे, जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यही आगे दिया है, वो अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर थिंकिंग, दे आर मतलब अभी दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि लगाने से क्या दिक्कत है? खर्चे बढ़ेंगे ना लोगों के, आम जनता का दिक्कत है, गरीब कंट्री है, गरीब हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन रेशियो, तो दैट इज द थिंग। लेकिन ये भी दिक्कत है कि इसके कारण नहीं लगाने से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक चीज और इसमें दिया है कि ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन के बारे में क्या पता है आप लोगों को? व्हाट इज द ओजोन? कुछ सुना है कभी ओजोन के बारे में? व्हाट? गुड। भैया व्हाट इज जो आपका क्या है, कभी सुना है? ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन एक तो किस स्फीयर में है? ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में है। स्ट्रेटोस्फीयर में है दो तरीके के ओजोन है। जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन है वो गुड ओजोन होता है। वो जो अल्ट्रावायलेट वो रेज आते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारी स्किन डिजीज, कैंसर उनसर ये सब होता है उससे हमें बचाता है, तो उसको गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे बनता है, जो ये सब वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, ये बैड ओजोन है। इससे डिफरेंट टाइप की जो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं। तो गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ओजोन अच्छा होगा जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में होगा, और ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पे होगा दैट विल बी द बैड ओजोन। क्लियर हो गया? जो बैड ओजोन होता है वो खुद से नहीं फॉर्म होगा, वो जो इससे निकलते हैं जो ये व्हीकल से जितने भी गैस है उनसे रिएक्ट करके बनता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करके ओजोन बनेगा। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। O3 अपने आप नहीं निकलेगा, गाड़ियों से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट निकलेंगे। ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ये जो ओजोन है ग्राउंड लेवल का वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि खुद डायरेक्ट व्हीकल से नहीं निकलता है। NO2 निकला, वो रिएक्ट करेगा वाटर से, ऑक्सीजन से, किसी और चीज से, और तब जाके वो ओजोन बनेगा। दैट इज द ग्राउंड ओजोन। ठीक है ना? लिखिए, दैट इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट, नॉट द प्राइमरी पोल्यूटेंट। ओजोन एट द ग्राउंड लेवल, दिस इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Please write a question on this. वन 150 वर्ड 10 मार्क्स। 3-4 पॉइंट्स लिखना है, इस आर्टिकल से ही कई पॉइंट आ जाएंगे। Given the current scenario of the air pollution in India, how can mass transit system contribute to a sustainable solution? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? Given the current scenario of the pollution in India, तो डेटा आप लिखेंगे क्या हालत है, कितने लोगों का डेथ हो रहा है,
ओके, लाखों में लोग मर रहे हैं, 20 से ज्यादा लाख लोग मर रहे हैं हर साल, दैट इज द मेन इशू। उसके बाद हेल्थ का भी इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब ये है इम्पैक्ट। मास ट्रांजिट से क्या होगा, जो 10 गाड़ियां चलती हैं, लोग एक एक जाते हैं, वो 10 गाड़ियां हटा के एक गाड़ी चलाएंगे, एंड इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल है, कंजेशन भी कम होगा। अरे 10 कार लगा दें और एक बस सिर्फ निकले तो एक बस आराम से निकल जाएगा ना, दैट इज द मेन थिंग। तो ये है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा ओवरऑल पोल्यूशन और भी है, जैसे कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा वो करते हैं, अगर हम वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंजन से करें तो वो भी कम हो जाएगा, तो ये भी एक कर सकते हैं। फिर हमने जो नया कैफे सिस्टम लाया है, जो स्टैंडर्ड, उसको इम्प्लीमेंट करें, इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी ना, तो भी CO2 और जितने भी ये पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये सब चीजें आपको लिखना है कि सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्लियर? आप लोग लिख के सबमिट कीजिए, भले कुछ भी दिमाग में आए, डेली लिखो।